नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां मिलता है आपको सही जानकारी और बिल्कुल सही कंटेंट। दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा ना हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020, ठीक है, भारत के शैक्षिक भविष्य का एक नया नक्शा। दोस्तों इससे पहले जो है ना दोस्तों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है एनसीएफ 2005 और एनसीएफएससी 2023। दोस्तों उस वीडियो को एक बार जा करना आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि वहां से आप लोगों को कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और उसमें जो है ना दोस्तों, मैंने टॉप कंटेंट को लेकर आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाया है ना, और उसका टॉप एमसीक्यू भी मैंने आप लोगों को वहां पे कराया हुआ है। एक बार जाकर जरूर देखना। दोस्तों आप सभी से जो है एक छोटी सी विनती है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना पसंद आएगा तो, और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का नया टॉपिक होगा एनईपी 2020, ठीक है। हम लोगों ने 3 टॉपिक कर लिया इसको लेकर, उसके बाद आरटीई 2009 को भी करेंगे, इसी प्रकार से उसको भी हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड सीजी टेट हो या सी टेट हो, सभी टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। इतने को आप लोग कर लोगे ना तो आपका एग्जाम जो है आराम से पास हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 34 वर्षों के बाद आई एक क्रांतिकारी नीति, ठीक है, कि आखिर जो है एनईपी 2020 जो है शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, बच्चों को लेकर, एक शिक्षक को लेकर, है ना। 21वीं सदी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, बच्चों को सही शिक्षा देना। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यापक बदलाव, है ना। स्कूली शिक्षा से लेकर जो है उच्च शिक्षा तक, है ना, जो व्यापक बदलाव है किस प्रकार से होगा, क्या क्या होगा, पूरा एक एक डिटेल पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि ना दोस्तों मैं यहाँ पे एमसीक्यू लाता, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता तो उससे क्या मतलब, है ना। आप लोगों को इसको अच्छे से जानना है, ठीक है। बहुत अच्छा है दोस्तों, पूरा कंटेंट ऑथेंटिक है, रियलिस्टिक है, ठीक है। आप लोग अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा, है ना। ज्ञान कौशल और मूल्यों पर, है ना, यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ, ज्ञान कौशल और मूल्यों पर आधारित एक नई प्रणाली है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2023, है ना। इसके बारे में आप लोग पूरा एक दूसरे से ही कोरिलेट है, ठीक है। मैंने एनसीएफएससी जो है 2023 है ना, उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप लोग उसे जाकर जरूर देखना, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। यहां से आप देखते हैं दोस्तों, इस ऐतिहासिक नीति की शुरुआत कैसी हुई, है ना। जो ये नीति है ना दोस्तों, इस जो ऐतिहासिक नीति है उसकी शुरुआत कैसी हुई हम लोग उसके बारे में जानेंगे। 29 जुलाई 2020 को, है ना, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई। किस प्रकार से इसका पूरा प्रक्रम चला उसको हम लोग देखेंगे स्पष्ट रूप से, और सभी चीजों को बारीकी से समझेंगे। यहाँ पे मैंने जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी का यहाँ पे इमेज यहाँ पे लगाया हूं, ताकि आप लोगों को आसानी से विजुअलाइज करके, और पॉइंट टू पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए जो है स्पष्ट रूप से लाया दोस्तों, ठीक है। जिन्हें पहले से पता है ना एनईपी 2020, उसके लिए तो शायद ये नया नहीं होगा, लेकिन जो अभी बच्चे जो है ना बीएड डीएलएड करके सीजी टेट सी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करेंगे ना, उसके लिए जो है ये बेस्ट कंटेंट है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ना दोस्तों हम लोग 1968, बहुत प्यार से और सरल तरीके से समझेंगे, है ना, बस ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है दोस्तों, जो 1986 की नीति की जगह लेती है, ठीक है। 1967, ठीक है, याद रखना, हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सबसे पहली नीति 1967। दूसरा जो नीति आया ना, मतलब तीसरी शिक्षा नीति थी, है ना, हम लोग जो तीसरी शिक्षा नीति वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जो 1986 की नीति की जगह लेती है। अब देखते हैं यहाँ पे 1986 जो पुरानी नीति है वो क्या है ना, इसका निर्माण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है, ठीक है, 1986 का। इतना याद रखना दोस्तों कि अभी मैंने जितना पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा ना इस टॉपिक को लेकर, उससे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इस कारण से मैं जो हूं इस पूरे टॉपिक को मैंने लाया हुआ है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि आप लोगों ने बीएड डीएलएड किया हुआ है ना, तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनाया जाता था, है ना। 1968 और 1986 की जो नीति थी ना, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है बीएड में, आप लोग भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो 2020 नई शिक्षा नीति क्या है दोस्तों, पूरे देश भर में,
है ना, मैं बताता हूं आप लोगों को, पूरे देश भर में जो है ना सभी से जो है यहाँ पे प्रस्ताव मांगा गया कि आप लोग बताइए कि भारत देश की जो शिक्षा नीति है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे कोई सुझाव नहीं दिया था, लेकिन हर एक इंसान से, देश के हर एक इंसान से वो पूछा गया, है ना। एक जो है सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करके फाइल तैयार किया गया, उसमें से क्या सही क्या गलत है, बच्चों के हित में जाकर किस प्रकार से जो है एक शिक्षा हमें देनी चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर जो है यहाँ पे काम किया गया। सोचिए दोस्तों, 2020 कोरोना काल में, आप सभी को पता है 2019 से जो है लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। इतने भारत में जो है ना इतनी बड़ी मात्रा में जो है कोरोना के मरीज वहां पे उपस्थित थे, है ना, पर भी से जो है हमारी जो यहाँ पे बहादुर बोल सकते हैं, देश के सिपाही की तरह, है ना, वो तो है ही बहादुर, लेकिन यहाँ पे हमारे जो अधिकारी गण भी है ना, मंत्रिमंडल है ना, जो एक टीम गठित हुआ था माननीय श्री डॉक्टर के कस्तूरी रंगन द्वारा, है ना, जो अध्यक्ष थे वहां पे, उनके द्वारा उस भीषण जो काल हुआ था ना कोरोना काल में, उन्होंने इस चीजों को यहाँ पे रखा हुआ, बच्चों के हित में, देश के हित में काम किया दोस्तों, अपनी जान की परवाह किए बिना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। लाखों सुझावों को शामिल करके एक व्यापक और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इसे तैयार किया गया, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। एनईपी 2020 के मुख्य उद्देश्य जो एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों, मैं वही पॉइंट को आप लोगों के पास लाया हूं, और पूरा डिटेल तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपके एग्जाम में पूछा कैसे जाता है ना, मैं उसको यहाँ पे लाया हूं। चलिए देखते हैं यहाँ पे उद्देश्य। समग्र विकास, छात्रों का संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, समग्र विकास करना हमें बच्चों को किस प्रकार से होगा, छात्रों का जो है संज्ञानात्मक विकास करना है, जो जीन प्याजे कहते थे, उनको पितामह कहते हैं जीन प्याजे को, जो लेव वाइगोत्स्की कहते थे, है ना, जो हॉवर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत ने बताया हमें, कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत ने, जेम्स ब्रूनर ने, है ना। तो ये जो सारी चीजें है ना दोस्तों, वही है ना। सामाजिक, जिनके बारे में लेवगास की बात करते थे, भावनात्मक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करना, ताकि बच्चे जो हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, है ना, इस कारण से। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मूल्यों को बढ़ावा। किनको, भारतीय मूल्यों को, भारत की संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं से जुड़ाव, है ना, ताकि बच्चे जो है अपनी जो विरासत है, जो भारत की विरासत है, जो संस्कृति है, उसको आगे लेकर जाए, इस कारण से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक नागरिक तैयार करना। ठीक है, वैश्विक नागरिक तैयार, 21वीं सदी के कौशलों से छात्रों को लैस करना। जो अभी जितने भी मॉडल है ना दोस्तों, एआई मॉडल टूल देखे होंगे आप लोग, है ना, देखे हो ना, एआई मॉडल देखे होंगे आप लोग पूरा। ठीक है, एआई देखे होंगे। एआई के जमाने में ना दोस्तों आप लोगों को स्मार्ट स्किल की तरह से सीखना होगा। ठीक है, को पायलट हो गया, लैपटॉप हो गए। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि लैपटॉप जो है महंगे हो गए। क्यों महंगे हुए, क्योंकि जो हार्डवेयर और जो चिप सेट होता है ना दोस्तों, उसको तो सभी जो है एआई वाले लेके जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी जो है स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से 2023 तक 100% जीईआर, स्कूली शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, है ना, ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो को 100% करना है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, इतना डेवलपमेंट करना है कि शिक्षा पद्धति जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि आत्मानंद स्कूल खुले पीएमसी में स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है ना, स्मार्ट बोर्ड, ताकि जो है स्कूली जो शिक्षा है ना बहुत अच्छे से चल सके, बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। मैं भी आप लोगों को अभी जो है आसानी से समझा रहा हूँ, विजुअलाइजेशन की तरह से, इतना अच्छा आप लोगों को फ्लो चार्ट बना के समझा रहा हूँ, है ना, समझा रहा हूँ ना। तो ये जो है ना, ये सारी जो तकनीकें हैं ना, शिक्षकों को सीखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5वां पॉइंट, रटंत प्रणाली का अंत करना है, वैचारिक समझ और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है दोस्तों। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जो है एक अच्छे शिक्षक अगर बनना चाहते हो ना, तो ये सारी चीजों को आप लोगों को यहां से समझना पड़ेगा, अपने दिमाग से, उसे अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उसे आप लोगों को
उतारना पड़ेगा, तभी तो आप जो है बच्चों को उसी प्रकार से सिखा पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ को हमें वहां पे बढ़ावा देना है। रोट लर्निंग, रटंत प्रणाली मतलब नेगेटिव वर्ड। आप लोग याद रखना दोस्तों, जितना पॉइंट लिखा है ना एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट बनाया जाता है, इसलिए मैंने इस सभी पॉइंट को यहाँ पे लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। एनईपी 2020 के 5 आधारभूत स्तंभ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। यह नीति 5 स्तंभों पर आधारित है। पहला पॉइंट है यहाँ पे पहुंच, एक्सेस, समानता, ठीक है, इक्विटी, गुणवत्ता, क्वालिटी, है ना, वहनीयता, है ना, जवाबदेही। ये सारी जो पॉइंट है ना दोस्तों, यहाँ पे इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बनाया ही जाता है, आप लोग इसे याद रखना। ठीक है ना, वहनीयता, है ना, अफोर्डेबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, है ना, गुणवत्ता, क्वालिटी, समानता, इक्विटी, पहुंच, एक्सेस। 5 जो स्तंभ है ना, इससे रिलेटेड पूछा भी जाता है। और एनईपी 2020 के कितने आधारभूत स्तंभ है, तो 5 स्तंभ है। क्या क्या है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इसे याद रखना आप, इसका ट्रिक भी आप लोग बना देना, AEQ, है ना, यही क्यों, है ना। ठीक है दोस्तों, आ, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जो है अपने हिसाब से बना सकते हो ट्रिक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसे बताया। पुरानी बनाम नई शिक्षा नीति एक नजर में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आप लोगों को पूछा जाता है दोस्तों। पुरानी नीति 10+2 का था। जो पुरानी नीति थी ना दोस्तों, वो 10+2 का था। क्या क्या थी उसमें, दोनों में हम लोग अंतर करते हैं। जो पुरानी नीति है 1986 का, और जो अभी नीति है, ठीक है, जो अभी का जो नीति है ना एनईपी 2020, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना, मैंने पहले ही स्लाइड में बताया है ना, यहाँ पे पहले ही स्लाइड में आप लोगों को बता दिया था। देखते हैं इसमें कि अंतर क्या है दोनों के बीच। जब हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना, तो आसानी से हम लोगों को सारी जो चीजें होती है ना दोस्तों, आसानी से समझ में आ जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे 10+2 में कठोर संरचना था, विषयों का सीमित चुनाव, साइंस आर्ट्स, है ना, मुख्य फोकस अकादमिक विषयों पर था, परीक्षा केंद्रित था, और दृष्टिकोण वैसी था, है ना। साइंस वाले मैथ्स नहीं ले पाते थे, मैथ्स वाले आर्ट्स नहीं ले पाते थे, नहीं ले पाते थे ना। और उस प्रकार से जो है आपका जो एक क्राइटेरिया था ना, वो सेट हो चुका था। लेकिन अभी का जो नीति है ना, बहुत लचीली है, ताकि आप लोग जो है मल्टीपल, है ना, मल्टीपल जो है वहां पे सब्जेक्ट को चुनकर पढ़ सकते हो, है ना दोस्तों। और यहाँ पे नई शिक्षा नीति का चरण देखते हैं, 5+3+3+4, 5+3+3+4। इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाएगा, है ना। देखते हैं यहाँ पे लचीली और चरण आधारित संरचना, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुविषयक दृष्टिकोण, मल्टी डिसिप्लिनरी, मैंने आपको भी बताया, है ना। व्यावसायिक और अकादमिक मिशन, ठीक है, आप लोगों को इन चीजों को भी समझाया। कौशल और योग्यता आधारित शिक्षा, कौशल और योग्यता आधारित जो शिक्षा होगा ना, आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। तो ये याद रखना दोस्तों, इनसे डायरेक्ट इन पॉइंट से जो है ना आप लोगों को क्वेश्चन बनाया जाता है। इस कारण से जो है मैंने इन सारी चीजों को आप लोगों को समझाया हुआ है और पॉइंट को सामने लाया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। नई शैक्षिक संरचना, ठीक है, नई शैक्षिक संरचना क्या है, किस प्रकार से है। 5+3+3+4 का सफर, ये जानना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो 5+3+3+4 है ना दोस्तों, इसमें जितने भी स्टेजेस है ना, उन स्टेजेस से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। आयु पूछे जाएंगे, और उस आयु में होता क्या क्या है, और वो कौन सा स्टेज है, ठीक है, ये आप लोगों से क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फाउंडेशनल स्टेज देखते हैं दोस्तों, बहुत प्यार से आराम से हर चीजों को समझेंगे स्टार्टिंग से। वर्ष देखते हैं, 5 वर्ष का होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष का होगा दोस्तों। आयु क्या होगी छोटे छोटे बच्चों को, यहाँ पे 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष दोस्तों, है ना। वहां पे स्कूल कौन सा होगा, आंगनबाड़ी तो आप लोग सभी जानते होंगे, है ना, प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका उसे कहा जाएगा, ठीक है।
कक्षा देखते हैं यहाँ पे, अब वो कक्षा क्या कहलाएगा, पहली से दूसरी खेल आधारित शिक्षा होगी, और ये याद रखना फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, ठीक है, खेल आधारित शिक्षा होगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, आशा करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है फाउंडेशनल स्टेज में। अब देखते हैं प्रेपरेटरी स्टेज में क्या होगा। 3 वर्ष, आयु 8 से 11 वर्ष के बच्चे, आयु आप लोगों को पूछा जाता है, ये याद रखना। 3 वर्ष का यहाँ पे जो है काल होगा, है ना, और आयु क्या होगा 8 से 11 वर्ष, और कक्षा कौन सी होगी दोस्तों, तीसरी से पांचवी, थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास, है ना। किस आधार पे बच्चे सीखेंगे, वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा यहाँ पे आप लोगों को देनी है, ठीक है, खोज और गतिविधि आधारित, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं ये भी स्टेज आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना जो है तीसरा स्टेप, मिडिल स्टेज जिसे कहते हैं, 3 वर्ष का होगा, आयु होगा दोस्तों 11 से 14 वर्ष, कक्षा 6वीं से 8वीं, है ना। विषयों का परिचय, व्यावसायिक शिक्षा, यहाँ पे जो है बच्चा जो है अपने सब्जेक्ट को चुनेगा, उनको परिचय कराना है हमें सब्जेक्ट से, ठीक है, और यहाँ पे हमें व्यावसायिक शिक्षा देना है, टेक्निकल। बच्चों को इसी एज से 11 से 14 वर्ष के आयु में ही ना बच्चों को जो है केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, है ना, वहां पे इक्विपमेंट, सारी चीजों से हमें जो है उनको रूबरू कराना है, उनका इंटरेस्ट किसमें, उन सारी चीजों को जानना है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को तीसरा स्टेज भी समझ में आया होगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग लास्ट स्टेज अपना चौथा, सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है 4 वर्षों का होगा। देखते हैं यहाँ पे आयु होगा 14 से 18, जिसे हम लोग किशोरावस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था खैर 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चा 12 साल का होता है वहां से, है ना। तो देखते हैं 14 से 18 वर्ष, है ना, कक्षा 9वीं से 12वीं, गहन बहुविषयक अध्ययन। और यहां से जो है ना दोस्तों बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेजों में वहां पे एडमिशन ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। 9वीं से 12वीं मतलब 4 साल, उसके बाद उच्च शिक्षा में चले जाएंगे, है नहीं, गहन बहुविषयक अध्ययन, उसमें बच्चे जो है मल्टीपल वहां पे जो है सब्जेक्ट वहां पे चुन सकते हैं, उनको फ्रीडम होगा, लचीली शिक्षा होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये जो नई शिक्षा नीति की जो संरचना है ना, उस ये एज बाय एज जो आप लोगों को समझाया, क्लासेस समझाई, है ना, स्कूल आप लोगों को समझाया, ये समझ में आया होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। देखते हैं मजबूत नींव उज्जवल भविष्य, है ना, मजबूत नींव उज्जवल भविष्य, ECCC, इसका जो है टोटल फुल फॉर्म जो है ना दोस्तों आप लोगों को जो है पूछा जाता है, ये आप लोग याद रखना क्या है ECC, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, इंग्लिश में याद रखना आप लोग ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ध्यान दीजिए इसे, ठीक है। आयु भी पूछा जाता है, इस कारण से मैंने सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने रखा हुआ है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाना, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाना, है ना, ताकि बच्चे जो है कर करके सीखे, है ना, टीचर जो है फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेगा, वहां पे आसानी से जो है ना बच्चे आराम से सीखे, खेल खेल में सीखे, खोज करके सीखे, उनका जो बौद्धिक है, संज्ञानात्मक विकास है ना, खोज कर करके संगीत के माध्यम से सीखे, और समावेशी शिक्षा वहां पे होना चाहिए। सभी प्रकार के बच्चों को एक ही जगह हमें शिक्षा देना है, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हो, है ना, या फिर वो हैंडीकैप्ड बच्चे हो, है ना, या फिर जो है दृष्टिबाधित बच्चे हों, या बच्चे जो हैं किसी डिसऑर्डर से ग्रसित हो, या नॉर्मल बच्चों, सभी को एक समान मानकर हमें शिक्षा देना है, ठीक है। आशा करते हैं सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा NCEPECCE तैयार किया गया, किसके द्वारा, NCERT द्वारा, ये आप लोग याद रखना, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे बनाया जाता है दोस्तों, इस कारण से मैं इन सारी चीजों को आपके पास लाया हूं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है।
चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का माध्यम खेल, गतिविधि और खोज आधारित होगा इस एज में। मैंने अभी आप लोगों को बताया, खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, खोज आधारित शिक्षा होगी, ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख सके। किसी भी प्रकार से उनको हमें दबाव नहीं डालना है, फ्री छोड़ना है, क्योंकि बच्चे जो है वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। किसने कहा? जीन पियाजे ने। उससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास करना है। ये आप लोग याद रखना। ईसीसी का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का यहाँ पे शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक विकास करना, है ना। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम मातृभाषा में शिक्षा है। ठीक है, सीखने का सबसे प्रभावी जो माध्यम है ना दोस्तों, मातृभाषा में शिक्षा है। अब जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, मैं जो हूँ छत्तीसगढ़ी में भी बात कर रहा हूँ, आप लोगों से हिंदी में भी बात कर रहा हूँ। छोटो बच्चों को भी जो है मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि वो जो है हमारी क्षेत्रीय भाषा है, ताकि बच्चे जो है मुझसे कनेक्ट हो सके और बच्चे जो है आसानी से समझ सके। कैसे गा? सही कहा तो नहीं गा? है नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ी वाले जो भाषा है, हम शर्माबो काबर तुहर मनसा नहीं से बात करे बर, है नहीं। हमार भाषा है रे, हमार क्षेत्रीय भाषा, हमार मातृभाषा रे, वहा हम काबर शर्माबो। जब बाकी राज्य वाले मन नहीं शर्माए हैं अपन भाषा गोठियाए बर, तो हम काबर शर्माबोगा, है नहीं। इस प्रकार से ना दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बात भी करता हूं, और हिंदी में भी बात करता हूं, इंग्लिश में भी बात करता हूं, है नहीं। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? बहुभाषिकतावाद, त्रिभाषा सूत्र। चलिए देखते हैं दोस्तों आसानी से यहाँ पे। कम से कम कक्षा 5 तक और बेहतर हो कि कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा मतलब स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। ये आप लोग याद रखना। इनसे जो है डायरेक्ट पॉइंट आप लोगों को बनाया जाएगा दोस्तों, है ना। विभिन्न जो छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी कि आप लोग हिंदी ही बोलो, इंग्लिश बोलो, है ना। आप लोगों को किसी भी छात्र पर जो है कोई भी जो भाषा है ना उसको थोपना नहीं है दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बच्चों को सामाजिक परिवेश में लेकर हमें उनको सिखाना है। क्योंकि आप लोग जब छत्तीसगढ़ में हो, छत्तीसगढ़ का जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाओगे ना, पीएससी हो गया, व्यापम, तो उसमें सबसे ज्यादा तो छत्तीसगढ़ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली से, है ना। तो आप लोगों को जो है इन सारी चीजों को समझना होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को लचीलापन के साथ जारी रखा जाएगा। ठीक है, संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन का भी विकल्प होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है संस्कृत और जितने भी शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन का भी यहाँ पे आप लोग जो है लाभ उठा सकते हो। बच्चों को हमें सिखाना ही है। छत्तीसगढ़ी के ऊपर भाषा जो है ना, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, उसके ऊपर भी पीएचडी आप लोग कर सकते हो। उसके ऊपर भी पढ़ाई होती है, संस्कृत के ऊपर भी पीएचडी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, रटने से मुक्ति, है ना, मूल्यांकन और परीक्षा में सुधार मोस्ट टाइम पे है यहाँ पे। इनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बनाया ही जाता है। पहले जो होता था ना दोस्तों, चार्ट पेपर पर, है ना, आप लोग एग्जाम दिलाते थे, मतलब पेपर पर, सॉरी चार्ट पेपर बोलता हूँ, पेपर पर, और आपके नंबरों के आकलन मूल्यांकन के माध्यम से आप लोगों को जज किया जाता था। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जगह अब होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग हम लोगों को करना है। किस प्रकार से करना है चलिए देखते हैं यहाँ पे। योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर बदलाव। ठीक है, हमें जो है बच्चों की योगात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, रचनात्मक मूल्यांकन करना है ना। बच्चे की खूबी हम लोगों को वहां पे ढूंढना है, ताकि हम बच्चों को अच्छे से जान सके और बच्चों को क्या करना है जिंदगी में, ये सारी चीजों को हम लोग पहचान सके। तभी तो हम लोग बच्चों को वहां पे समझा पाएंगे, है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 10 और 12 ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होगी। किसके ऊपर? ज्ञान के ऊपर। ठीक है, छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन होगा, ना कि सिर्फ अकादमिक ज्ञान। आपके एक्टिविटीज यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रखेगा, है ना। मैं छात्र के लिए बात कर रहा हूँ। स्कूलों में छात्र संगीत हो गया, डांस हो गया, उनके कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उनका व्यवहार कैसा है, बच्चों के इस आधार पे जो है मूल्यांकन होगा, ना कि वो एग्जाम में लिखता क्या है ना, रट के तो कोई भी पास हो जाएगा, ड्रिल लर्निंग वो तो नेगेटिव पॉइंट है। अब देखते हैं यहाँ पे
थोड़ा आंतरिक शिक्षक मूल्यांकन भी होगा, है ना, कि एक शिक्षक को पढ़ाने भी आना चाहिए, किस प्रकार से उसका ट्रेनिंग होगा ये भी उसको आना चाहिए, बच्चों से वो जुड़ता कैसे है, बच्चों के साथ उसका व्यवहार कैसे है ना, सभी बच्चों को समान दृष्टिकोण से देखता है कि नहीं देखता, एक शिक्षक का आचरण कैसे है, बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षक का मूल्यांकन होना। सिर्फ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके शिक्षक बनना आसान है, लेकिन शिक्षक बने रहना ये कठिन है। ठीक है, यहां पर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सहपाठी मूल्यांकन, कि हम लोग जो है किस संगति में रहते हैं उसी के अनुसार जो है हमारा जो है आगे का डेवलपमेंट होता है। तो संगति जो है ना दोस्तों, एक बालक के लिए हो या एक व्यक्ति के लिए हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में। ठीक है, स्व मूल्यांकन, है ना, स्वयं का मूल्यांकन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद के साथ, है ना। प्राइवेट स्पीच, किसने कहा था प्राइवेट स्पीच हमें करना चाहिए, है ना, बच्चों को करने देना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने इसे पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है और इससे जो है ना दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है ना। परख, परख आखिर है क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनाया जाता है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्थापना की गई। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, हर बच्चा सीखेगा और हर बच्चा आगे बढ़ेगा, आप लोग देख सकते हो प्रैक्टिकल के माध्यम से, है ना। यहाँ पे देख सकते हो कि एक बच्ची है वहां पे सुन नहीं सकती, उसके कान में जो है इक्विपमेंट लगा हुआ है ना। और एक बच्चा जो है यहाँ पे व्हील चेयर में है, दिव्यांग बच्चा। एक समावेशी कक्षा का मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया हुआ है, एक मैडम है बच्चों को ही करने दे रही है प्रैक्टिकल, वो खुद जो है एक फैसिलिटर के रूप में, सुविधादाता के रूप में वहां पे उपस्थित है ना। सभी बच्चे एक साथ घुल मिलकर सीख रहे हैं, सभी एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पे, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, जहां हर बच्चे को सीखने का समान अवसर मिले। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह है से इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए बाधा मुक्त शिक्षा और विशेष शिक्षकों की व्यवस्था होगी वहां पे, स्पेशल एजुकेटर। अभी जो है आप लोग सभी जानते हो कि स्पेशल एजुकेटर का छत्तीसगढ़ में 100 पोस्ट के ऊपर एग्जाम हुआ था, सभी को पता होगा, है ना। अभी जो है केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस जो है स्पेशल एजुकेटर के ऊपर जो है वहां पे बच्चों को बच्चे के दृष्टिकोण से सोचकर टीचरों की भर्ती हो रही है ना दोस्तों। तो आप लोग अगर छत्तीसगढ़ से होगे ना तो मुझे एक संस्थान पता है प्रयास करके, भिलाई में है, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हो अगर स्पेशल एजुकेशन के ऊपर अगर आप लोगों को डीएलएड या बीएड करना होगा तो। चलिए दोस्तों ये तो था छोटा सा इंफॉर्मेशन, अब आगे बढ़ते हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड और विशेष शिक्षा क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन्स की स्थापना की जाएगी, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा के लिए बोला गया है कि हर स्कूल में जो है एक स्पेशल एजुकेटर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। शिक्षक ही भविष्य के निर्माता हैं, शिक्षक सुधार के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि एक अच्छा शिक्षा देने के लिए एक अच्छे शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण यहाँ पे शिक्षकों का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर एक शिक्षक ही अगर एक वहां पे क्राइटेरिया में खड़े नहीं उतर पा रहे हैं तो बच्चों को वो क्या सिखा पाएंगे, आप लोग खुद सोचिए, है ना। अभी जो है ना दोस्तों कॉलेजों में जो है पैसा देके बीएड डीएलएड तो कर लेते हैं लोग, है ना, वो अपने प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर घर पर ही बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना कैसे है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, प्रोजेक्ट कार्य को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजों को वो जो है प्राइवेट जॉब में रहकर सीख पाएंगे क्या, घर में बैठकर सीख पाएंगे क्या, नहीं सीख पाएंगे। वो तो मात्र एक डिग्री बस ले लिए हैं, डिग्री लेने से आप शिक्षक तो बन जाओगे लेकिन उच्च शिक्षा के स्तर पर आप लोग कैसे पहुंच पाओगे, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी बात थी। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों 2023 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, है ना, इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी। इसके ऊपर जो है डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अब जो है ना दोस्तों पीजी वाले, पीजी आप लोग अगर कर लिए तो बीएड होगा 1 साल का, और अगर आप लोग जो है अभी जो है पास आउट हुए 12th,
है ना। तो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड का कोर्स होगा, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अभी बीएससी बीएड आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो इसे जो है 2030 तक जो है सारी जो चीजें ना दोस्तों मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास सीपीडी पर जोर दिया जाएगा, है ना। ये जो है 50 घंटों का आप लोगों का जो है यहाँ पे ट्रेनिंग होगा एक शिक्षकों की, ठीक है। तो एक एक अच्छा शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, है ना। बच्चों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, बच्चों को किस प्रकार से सिखाना है एक सब्जेक्ट को लेकर, ये सारी चीजें जो है शिक्षक को पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप लोग ही एक बच्चे के निर्माता हो, वहां पे माता पिता हो स्कूल में, है ना। एक यहाँ पे मिट्टी है दोस्तों, बच्चे जो है मिट्टी है या पत्थर है, आप लोगों को वहां पे तराशने आना चाहिए एक बच्चे को, है नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक एनपीएसटी विकसित किया जाएगा। ये आप लोग याद रखना, ये डायरेक्ट पॉइंट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा, है ना। क्या है एनसीटीई, फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, है ना। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक एनपीएसटी, है ना। क्या कहा गया एनपीएसटी विकसित किया जाएगा, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट। शिक्षकों की भर्ती एक पारदर्शी और मजबूत प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। वही तो मैं भी कह रहा हूं, पारदर्शी माध्यम से। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस पैटर्न चेंज हो गया दोस्तों, है ना। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, है ना। आप लोग किसी भी तरीके से लड़ झगड़ के, है ना, जो है घूस दे के प्रीलिम्स तो निकाल लोगे, चलिए मेंस भी निकालिए, इंटरव्यू में कैसे करोगे। वहां पे तो आपका पर्सनालिटी देखा जाएगा कि आप लोग जो है बीएड में या डीएलएड में किस प्रकार से वहां पे अपना वर्क जो है कंप्लीट किए हो, पैसा देके कंप्लीट किए हो कि सच में जाके जो है आप लोगों ने टीचिंग ट्रेनिंग लिया हुआ है जो 3 महीने का होता है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना कि किन किन लोगों ने जो है ईमानदारी के साथ बीएड और डीएलएड किए हो, है ना। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उच्च शिक्षा का न्याय उच्च शिक्षा का नया दौर, लचीलापन और स्वतंत्रता, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, है ना। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा दोस्तों। 1 वर्ष सर्टिफिकेट आप लोग देख सकते हो एग्जिट, है ना। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, है ना, लागू किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1 वर्ष सर्टिफिकेट, 2 वर्ष डिप्लोमा, 3 वर्ष बैचलर डिग्री, 4 वर्ष शोध के साथ बैचलर डिग्री, और जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब एबीसी की स्थापना होगी, जहां छात्र अपने क्रेडिट डिजिटल रूप से स्टोर कर सकेंगे, है ना। आप लोग इमेज में डायरेक्ट देख सकते हो, एक साथ आप लोगों को जो है वहां पे एबीसी का फाइल जो आप लोग जब अभी बीएससी में या बीएड में या डीएलएड में एडमिशन लोगे ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग एक फाइल तैयार करोगे, है ना। डिजी लॉकर में ना डायरेक्ट सारी जो चीजें ना दोस्तों वो सेव हो जाएंगी आपका, है ना। वहीं पे जो है डिजी लॉकर जो है ऐप जो है वो सरकार के माध्यम से बनाया गया है। आपके जितने भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है ना, 1 साल हो या 2 साल डिप्लोमा हो या 3 साल का बैचलर डिग्री हो या 4 वर्ष शोध के साथ बैचलर जो बैचलर डिग्री है ना, जैसे बीएड है ना, वो सारी जो चीजें ना दोस्तों आपके डिजी लॉकर में सेव हो जाएगा, एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तकनीक और कौशल भविष्य के लिए तैयारी। आप लोग जानते होंगे कि अभी जो है 21वीं सदी में एआई, डिजिटल कंप्यूटर, है ना, या फिर आप लोग बोल सकते हो लैपटॉप या सॉफ्टवेयर, डिजिटल बोर्ड, ठीक है, किस प्रकार से जो है बच्चों को जो है अट्रैक्ट करता है। आप लोग जो है दीक्षा ऐप को जरूर जानते होंगे, है ना। दीक्षा ऐप जो सरकार के माध्यम से वहां पे बनाया गया है, इसमें बच्चे जो है पढ़ते हैं और शिक्षक जो है पढ़ाते हैं।
एनसीईआरटी का भी ऐसी चैनल है, ई पाठशाला भी है एक, उसमें सारे एनसीईआरटी का आप लोगों को बुक का ई बुक वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे तकनीक का उपयोग, डिजिटल एजुकेशन, एनईटीएफ, ठीक है। यहाँ पे दीक्षा बताया गया है शिक्षण और मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, पहला पॉइंट। दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम एनईटीएफ की स्थापना किया गया। दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। चलिए देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन क्या है। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्वरोजगार की बातें करती है सरकार। छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि आसानी से हर चीजों को वो समझ सके और अर्निंग अपना कर सके। 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि हर कोई इंसान को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और हमारे देश के लगभग 85% युवा जो है गवर्नमेंट जॉब चाहता है। इसलिए इस शिक्षा नीति को थोड़ा सा चेंज किया गया और जो है व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, क्योंकि इससे जो है देश की जो अर्थव्यवस्था में सुधार आएगी दोस्तों, है ना, इस कारण से। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, एनईपी 2020 के दूरगामी लाभ की ओर, कि आखिर इसके लाभ क्या है ना। एनईपी 2020 का लाभ क्या है, और इनसे डायरेक्ट आप लोगों का क्वेश्चन बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। छात्रों के लिए समग्र, छात्रों के लिए क्या था, समग्र विकास, रटने से मुक्ति और विषयों के चुनाव में लचीलापन होना चाहिए। जितने भी पॉइंट है ना दोस्तों, समग्र विकास पॉजिटिव पॉइंट है, रटने से मुक्ति मतलब कि रटना नेगेटिव पॉइंट है, और उससे हमें बच्चों को मुक्त करना है, रटाना नहीं है, समझाना है। विषयों का चुनाव, है ना, विषयों के चुनाव में लचीलापन होना चाहिए। आशा करता हूँ पॉइंट समझ में होगा। अब देखते हैं दोस्तों शिक्षकों के लिए क्या था, बेहतर प्रशिक्षण, सम्मान और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना। एक शिक्षक को, मैं भी जो हूँ गवर्नमेंट टीचर तो नहीं हूँ, प्राइवेट टीचर ही हूँ, अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, है ना। तो आप लोग देख सकते हो कि प्रशिक्षण मिला हुआ है मुझे बीएड में, कॉलेज में, सम्मान मिला हुआ है मुझे, मैं छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाता था, तो मेरा खुद का ये जो है प्रयास था। इस कारण से व्यवसायिक विकास के अवसर, अभी जो है मैं यूट्यूब में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा ये व्यवसाय ही हुआ ना, ठीक है। तो इसका अवसर प्रदान करेगा कौन, करेगा यहाँ पे गवर्नमेंट, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा यहाँ पे तीसरा पॉइंट, राष्ट्र के लिए एक रचनात्मक, कुशल और जानकार समाज का निर्माण, जो भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाएगा, विश्व गुरु भारत को, ठीक है। शिक्षा ही जो है ना दोस्तों देश की जो नींव होती है ना, या तो वो खत्म कर सकती है या उसे सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचा सकती है ना। ये आप लोग याद रखना, हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। शिक्षा प्रणाली के लिए देखते हैं, गुणवत्ता में सुधार, पारदर्शिता और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे वैश्विक नागरिक, गुणवत्ता, समग्र विकास, है ना, कौशल, नवाचार, ज्ञान महाशक्ति। दोस्तों इस प्रकार से जो है आप लोग इन सारे पॉइंट्स को लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को एनईपी 2020 के दूरगामी जो लाभ है ना वो समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु है ना दोस्तों, एक ही जगह में मैंने लिख लिया है, आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। क्या है, नीति कब लागू हुई, इससे क्वेश्चन बनाया जाता है 29 जुलाई 2020। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। संरचना क्या है नीति 2020 का, 5+3+3+4। लक्ष्य क्या है यहाँ पे, 2030 तक 100% जीईआर स्कूली शिक्षा, ठीक है। जीडीपी, शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने का लक्ष्य है। आप लोग याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनाया जाता है। भाषा देखते हैं, कक्षा 5 तक या 8 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा का वहां पे हमें प्रयोग करना है, ठीक है। ईसीसीई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, फुल फॉर्म ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आयु क्या है दोस्तों, 3 से 6 वर्ष, ठीक है। परख, मैंने बताया हुआ परख का फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछा गया था, उसी कारण से मैंने इसे फिर से लाया हुआ है आप लोगों के सामने। क्या है फुल फॉर्म, ध्यान दीजिए दोस्तों,
परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, एक बार और बोलता हूं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, परख का फुल फॉर्म, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। शिक्षक योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड 2030 तक, है ना। एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसको मैंने अच्छे से और डिटेल में आप लोगों को समझाया। ठीक है, NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, NETF का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। याद रखना दोस्तों, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहां से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, है ना। पहला हमारा यहाँ पे एमसीक्यू है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा, है ना। यहाँ पे चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एनईपी 20 के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा एजुकेशन का नया ढांचा क्या है? 10 + 2 + 3, 5 + 3 + 3 + 4, 5 + 3 + 3 + 2, 5 + 4 + 3 + 3 + 3। आप लोगों को सबको पता है आंसर होगा यहाँ पे बी। ठीक है, फर्स्ट का आंसर होगा बी, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या रखा है दोस्तों? ठीक है, एक बार फिर से दोहराता हूं, एनईपी 2020 ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या रखा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। शिक्षा और विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, मानव पूंजी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कैपिटल, शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उच्च शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा चलिए मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए आप लोग। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं पॉइंट समझ में होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, याद रखना। चलिए दोस्तों, सेक्शन ए एनईपी 2020 3 से चौथा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटीआर, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र सेजेस के लिए क्या होना चाहिए, है ना। आप लोग बताइए, 30:1, 35:1, 25:1, 40:1। चलिए बताइए दोस्तों आंसर। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर देना, छत्तीसगढ़ वाले खास करके। इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, क्या होना चाहिए दोस्तों, है ना, क्या होना चाहिए? युक्तियुक्तकरण के बाद जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के रेशियो क्या होना चाहिए पर स्टूडेंट? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं, इसका आंसर मैं नहीं आप लोग देना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनईपी 2020 में परख का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताया, है ना। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मेरे पढ़ने से आप लोगों को जो है ना, यहाँ पे आंसर पता चल गया होगा। क्या कहता है? रिपोर्ट कार्ड जो होगा ना दोस्तों 360 डिग्री होगा, डिग्री प्रोग्रेस। बच्चे की जो कंप्लीट समग्र विकास होता है ना, उसके आधार पर जो है बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, है ना, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, बहुभाषावाद मल्टीलैंग्वेलिज्म के संदर्भ में एनईपी 2020 क्या सुझाव देती है ना। बहुभाषावाद मल्टीलैंग्वेलिज्म के संदर्भ में एनईपी 2020 क्या सुझाव देती है? चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, नहीं, नेगेटिव है। कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, पॉजिटिव है। त्रिभाषा सूत्र को समाप्त कर देना चाहिए, गलत। केवल केवल वाले याद रखना नेगेटिव वर्ड है, तो गलत। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, हमें जो है बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहिए, मातृभाषा में बच्चों को सिखाना है ताकि आसानी से बच्चे हमसे जो है इंटरेक्ट हो सके और घुल मिल सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। निपुण भारत मिशन का संबंध किससे है? उच्च तकनीकी शिक्षा, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, है ना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान। सी है यहाँ पे खेल शिक्षा,
डी है यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया FLN, है ना, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN, छोटे बच्चों को अच्छे से, है ना, उनको उनके साथ इंटरेक्ट करके छोटे छोटे तकनीकों से, खेलकूद के माध्यम से किस प्रकार से सिखाना है, ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? FLN। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NEP 2020 के तहत BA डिग्री की अवधि क्या होगी यदि किसी छात्र ने 4 वर्षीय स्नातक पूरा किया है? दोस्तों स्नातक आप लोगों ने कंप्लीट किया है तो क्या होगी डिग्री, है ना, तो डिग्री आपकी क्या होगी मैंने आप लोगों को बताया। चलिए देखते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 महीने। स्पष्ट रूप से क्वेश्चन को पढ़िए। NEP 2020 के तहत BA डिग्री अवधि क्या होगी यदि किसी छात्र ने 4 वर्षीय स्नातक पूरा किया है? अगर एक स्टूडेंट ने 4 वर्ष के स्नातक पूरा कर लिया है अब, तो बीएड उसका केवल जो है 1 साल का होगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, कितने साल का होगा? 1 साल से। ये लागू जल्द होने वाला है। NEP 2020 किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है? यशपाल समिति, कठोरी आयोग, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति, सुब्रमण्यम समिति। ऑप्शन सी राइट होगा, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति। जितना भी मैंने आप लोगों को NEP 2020 के बारे में बताया ना दोस्तों, उतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, आप लोगों को जानना जरूरी था। यहाँ पे हम लोगों ने 10 जो है टॉप MCQ क्वेश्चन किया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और जो एग्जाम में और पूछा जा सकता है उसे मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट किया था। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में RT 2009 में। ठीक है, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।